नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम धातुक्रम का भाग संख्या 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चूर्णीकरण पढ़ चुके थे, सांद्रण की विधियां पढ़ चुके थे, वर्जन और विस्थापन पढ़ चुके थे, अपचयन पढ़ चुके थे। अपचयन में आपने देखा साइनाइड प्रक्रम हमारा चल रहा था। साइनाइड प्रक्रम मैंने आपसे कहा था सोने और चांदी के लिए प्रयुक्त होता है। साइनाइड प्रक्रम, साइनाइड प्रक्रम जो किस किस के लिए प्रयुक्त होगा, एक तो चांदी के लिए होगा, एक सोने के लिए होगा, एजी और एयू के लिए होगा। देखो, इसमें हम चांदी के बारे में पढ़ चुके थे। इसका प्रमुख अयस्क होता है Ag2S, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लांस। इसकी रिएक्शन आपने किससे की? 4NaCN से की थी। 4NaCN से 4NaCN से करने से क्या हुआ था दोस्तों? यहां से -Na2S बाहर चला गया था और इसका संकुल बन गया था। क्या संकुल बना था? संकुल बना था आपके पास Na2, उसके बाद AgCN का ट्वाइस, और इस Na को हटाकर आप चाहो तो यहां लगा दो। तो देखो Na कितने हो गए? 2 और 2 4, ये हो गए 4। Ag कितने हो गए? 2, Ag हो गए 2। Cn कितने हो गए? 4, 2 × 2 4 हो गए। सल्फर 1 हो गया। यह आपका संकुल प्राप्त हुआ था। उस संकुल की क्रिया आपने अधिक सक्रिय धातु से की थी। वो सक्रिय धातु कौन सी थी आपके पास? जिंक थी। ठीक है, अधिक सक्रिय धातु से आपने इसकी रिएक्शन कराई और क्या प्राप्त हुआ आपको? यहां से जिंक ने किसको? Ag को रिप्लेस कर दिया, Ag को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने से आपका जो संकुल प्राप्त हुआ वो बना Na2Zn, और यहां प्राप्त हुआ आपका Cn का 4 प्लस जो चांदी थी वो आपकी बाहर निकल गई अवक्षेप के रूप में। यह आपकी चांदी प्राप्त हो गई आपको। एक तो यह प्रोसेस सीधा सीधा है जो मैं आपको बता चुका था। अब जनरली होता क्या है कि जो आपका सल्फर होता है वो सल्फाइड की फॉर्म में कम जाना पसंद करता है। तो इसी रिएक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं। बात वही है, चाहे ऐसे कर दो, चाहे इसको H2O से रिएक्शन करा के कर दो, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन को करा दो। तो देखना, यहां आपने इसी रिएक्शन को जब दोबारा किया तो यहां से प्राप्त हुआ, देखो Ag2S प्लस यहां हो गया आपका 4NaCN प्लस ये हुआ आपका O2 की प्रेजेंस में, 2O2 की प्रेजेंस में। तो देखो 2O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी सेम सब कुछ वही होने वाला है, लेकिन यहां से जो आपकी सल्फर है वो SO4 के रूप में बाहर चली जाएगी। तो देखो संकुल वही प्राप्त होगा, सेम संकुल 2Na HgCN का ट्वाइस प्लस यहां प्राप्त हो गया आपका Na2SO4। देख लीजिए बैलेंस अभिक्रिया। सोडियम कितना दोस्तों? 4, 2 ये पड़ा, 2 ये पड़ा, 4। नेक्स्ट सल्फर कितना आपका? 1, सल्फर 1 ही है, लेकिन O4 प्राप्त हो गया। O4 सल्फर से रिएक्शन करके सल्फेट बना लेगा और Na2SO4 बाहर चला गया। नेक्स्ट जब ये प्राप्त हुआ आपका संकुल तो वापस इसकी रिएक्शन जिंक से हुई और ये रिएक्शन दोबारा हो गई। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। ये तो तब था जब ये किसके रूप में था? सल्फाइड अयस्क या कोई अयस्क रूप में था। लेकिन मैंने आपसे कहा था सोना और चांदी फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो अगर मैं इसका अयस्क नहीं लूं और स्वतंत्र अभिक्रिया आपको दे दे कि जो मुक्त अवस्था में Ag पाया जाता है उसको शुद्धिकृत करो, तो फिर इसकी आयनिक अभिक्रिया यूज में होती है। वो कैसे होगी? देखो 4Ag ले लो प्लस आयनिक अभिक्रिया में जो NaCN है, साइनाइड प्रक्रम तो नाम है, लेना ही लेना है, 8Cn आ जाएगा आपके पास प्लस यहां आ जाएगा पानी की उपस्थिति 2H2O प्लस O2। इससे जब अभिक्रिया होगी तो इससे संकुल बनेगा। देखो कैसा संकुल बनेगा? Ag का संकुल बनेगा। Ag डी ब्लॉक का है, मैंने आपसे पहले कहा था संकुल में डी ब्लॉक आता है। तो ये डी ब्लॉक का संकुल केंद्रीय धातु बन जाएगी और साइनाइड उसका क्या बन जाएगा? आयन। तो इसका संकुल बनेगा दोस्तों ऐसा, Ag ये हो गया Cn का ट्वाइस, आगे गुणा हो जाएगा किससे? 4 से। इस पे पूरे पर चार्ज लग गया माइनस, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है? माइनस का चार्ज है। नेक्स्ट तो 4Ag Cn 4 दूनी 8। अब इसका क्या हुआ? तो देखो ये जो आपका परिवर्तित होने वाला है 2, ये वाला कंपाउंड क्या होगा? या ये माइनस हटा के इसको क्या कर दो आप? प्लस
4 और ये ऑक्सीजन भी 4, तो 4OH माइनस आपका कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस पर आप देख सकते हो Ag पर चार्ज कितना आ रहा है, Ag पर चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपका प्राप्त हो गया संकुल। इस संकुल की रिएक्शन किससे होगी वापस, Ag, ये हो गया आपका Cn का ट्वाइस। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, जिंक धातु से करा दी। तो जिंक धातु से करने पर क्या होगा आपका, यहां 4 लगा दो, चाहो तो आप यहां 4 लगा दीजिए। ये आपका 2 जिंक ले लेगा इसकी जगह, और ये बाहर निकल जाएगा ZnCn का 4, आगे वही 2 से इंटू हो जाएगा, प्लस बाहर क्या चला जाएगा यहाँ पर 4Ag, और जो 4Ag प्राप्त होगा वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 4Ag, जिंक Cn कितने हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, 2 जिंक 2 जिंक, सेम रिएक्शन है, बट ये इसकी आयनिक अभिक्रिया है। आयनिक अभिक्रिया इसलिए समझाइए आपको क्योंकि जो सोने का होने वाला प्राप्त आपको, ठीक है, वो कैसे होगा, स्वतंत्र अवस्था में ही प्राप्त होगा। यहां पर एक सवाल और बनता है, सीमेंटाइजेशन किसे कहते हैं, यहां पर एक सवाल बनता है, सीमेंटाइजेशन, सीमेंटाइजेशन, सीमेंटाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जो आपका Ag प्राप्त हुआ किस रूप में प्राप्त हुआ, अवक्षेप के रूप में। किस रूप में प्राप्त हुआ, अवक्षेप के रूप में। अगर मैं सोने की अभिक्रिया कराऊं तो वो भी अवक्षेप के रूप में ही प्राप्त होगा। तो आप क्या कहोगे, साइनाइड प्रक्रम में संकुल प्राप्त होता है, और आपको बता दूं संकुल हमेशा जलीय वातावरण में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको जलीय धातुक्रम भी कहते हैं। तो इसका एक नाम और हो गया साइनाइड प्रक्रम का, जलीय धातुक्रम, जलीय धातुक्रम, इसका एक नाम और हो चुका है, और वो क्या आपका जलीय धातुक्रम। तो जलीय धातुक्रम की उपस्थिति में मतलब यूं कह सकते हो साइनाइड प्रक्रम जल में बनता है, क्योंकि संकुल हमेशा जल में बनता है, इसलिए इसको जलीय धातुक्रम भी कहते हैं। और जब सोने और चांदी का जलीय धातुक्रम होगा तो शुद्ध धातु अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगी, और शुद्ध धातु का अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने का प्रक्रम क्या कहलाता है, सीमेंटाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, ये तो बात होगी चांदी की, चलो सोने की रिएक्शन भी देख लें। तो सोने की रिएक्शन यहाँ कुछ नहीं करना आपको, Ag की जगह Au कर दो, तो बोलो 4Ag, तो 4Ag की जगह क्या लगाओगे मित्रों, 4Au लगा दो। ये लो आपने लगा दिया 4Au, प्लस 8 क्या लगा दिया आपने, Cn माइनस लगा दिया, प्लस 2 पानी ले लिए, प्लस ऑक्सीजन ले ली। चलो करा दो रिएक्शन, रिएक्शन करा दी तो सेम चीज प्राप्त होगी, AuCN का ट्वाइस, ये प्राप्त हो गया आपका संकुल। अब बैलेंस करना है तो 4 लगा दो, तो 4 ये हो गए, 4 दूनी 8 ये हो गए, प्लस ये माइनस का साइन इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 4OH माइनस। ठीक है, ये संकुल प्राप्त हुआ। प्राप्त संकुल की अभिक्रिया किससे करा दो, AuCN का ट्वाइस, आगे लग गया 4 प्लस 2 जिंक से करा दो, तो संकुल क्या प्राप्त होगा मित्रों, ZnCN का 4, बैलेंस कराने के लिए 2 प्लस ये प्राप्त हो गया आपका 4Au, और किस रूप में, अवक्षेप के रूप में। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइजेशन, सीमेंटीकरण कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए बात को, साइनाइड प्रक्रम पढ़ रहे थे हम। साइनाइड प्रक्रम किसके लिए प्रयुक्त होता है, सोने और चांदी के लिए प्रयुक्त होता है। सोना और चांदी जनरली मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, पर चांदी का प्रमुख अयस्क होता है सिल्वर ग्लास, जिसका सूत्र है Ag2S। इसकी रिएक्शन 4NaCN से कराकर संकुल प्राप्त कर लिया। प्राप्त संकुल की क्रिया अधिक सक्रिय धातु से करा ली, तो अधिक सक्रिय धातु ने इसको विस्थापित कर दिया, और इसी कारण ये अपचयन है। अपचयन का एक प्रकार है, विस्थापन या अपचयन हो जाता है। अपचयन से आपका Ag प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप NaCN अगर डायरेक्ट रिएक्शन ना करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा दो तो भी वही रिएक्शन होगी, बस यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप है, इसमें से Na2S बाहर निकलेगा, इसमें Na2SO4 बाहर निकलेगा। फिर जो प्राप्त हुआ संकुल है, इसकी रिएक्शन वापस संकुल तो वही आ गया, जिंक से कराकर धातु प्राप्त कर ली। ऐसे ही अगर स्वतंत्र अवस्था में हो तो आप क्या कर सकते हो, आयनिक अभिक्रिया पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दो, संकुल प्राप्त होगा, संकुल की जिंक से रिएक्शन करा दो। सोना तो क्या होता है आपका, पाया ही किसमें जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो उसकी केवल आप क्या करा सकते हैं, डायरेक्ट आयनिक समीकरण ही ले सकते हैं।
नेक्स्ट, लेकिन यहां पर जो संकुल प्राप्त हुआ मित्रों, वो संकुल हमेशा जल में प्राप्त होगा और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, जलीय धातुक्रम, हाइड्रोमेटलर्जी। याद रखें, इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि जलीय धातुक्रम भी पूछ सकता है और डायरेक्ट लिख सकता है हिंदी में देखकर। हाइड्रो धातुक्रम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रो धातुक्रम साइनाइड प्रक्रम में प्राप्त संकुल जलीय वातावरण में प्राप्त होता है, जलीय अवस्था में प्राप्त होता है, इसी कारण इसको जलीय धातुक्रम भी कहा जाता है। और तीसरी बात, इसमें से सोने और चांदी में से जो धातु आपको प्राप्त होगी वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगी और इसी कारण अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने के कारण ही इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, सीमेंटाइजेशन कहते हैं। ये हमारा अपचयन पूरा, ठीक है, सीमेंटाइजेशन आ गया आपको समझ में, उसी के साथ अपचयन खत्म। अब बात करते हैं शुद्धिकरण की, जो इसका अगला स्टेप है। तो देखिए, पांचवा और अंतिम अवस्था शुद्धिकरण। याद होगा प्रक्रम सबको सबसे पहले था चूर्णीकरण, उसके बाद था सांद्रण, उसके बाद था भर्जन और निस्तापन, उसके बाद था अपचयन, जो विभिन्न 4-5 प्रकार का पढ़ा है। अब बात करते हैं शुद्धिकरण की, और शुद्धिकरण की पहली विधि है आशवन, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, आशवन। दूसरी होती है आपके पास लिक्वेशन, इसको बोलते हैं द्रवीकरण, द्रवीकरण। नेक्स्ट, तीसरी होती है आपके पास दंड विडोलन, दंड विडोलन, पुलिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पुलिंग, ठीक है। इन तीन की चर्चा अपन पहले कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आशवन क्या है। आशवन उन धातुओं का किया जाता है जिनका क्वथनांक कम होता है, जिनका क्वथनांक क्या होगा मित्रों, जिनका क्वथनांक कम होता है, उन धातुओं के शुद्धिकरण की विधि कौन सी होती है, आशवन। धातु को वाष्पित कराया जाता है और फिर ठंडा कराया जाता है, क्योंकि क्वथनांक कम है, जल्दी से वाष्पित होगी और अशुद्धियां बाहर चली जाएगी, और जब ठंडा किया जाता है तो शुद्ध रूप में वो शुद्ध धातु जो है वो ठंडी होकर आपको प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन सी धातुओं का किया जाता है, तो आपने कह दिया जिनका क्वथनांक कम है। ऐसी धातुएं कौन कौन सी है, जैसे जिंक हुआ, जड़न, जैसे आपका मरकरी हुआ, पारा, जिंक हो गया, पारा हो गया, कैडमियम हो गया। इन धातुओं का शुद्धिकरण किससे किया जाता है, आशवन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट, अगला द्रवीकरण। इसमें क्या किया जाता है मित्रों, इसमें आप सोच सकते हो कि जिनका गलनांक कम है, जिन धातुओं का गलनांक क्या होता है, कम होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम है, उन धातुओं का किससे किया जाता है, द्रवीकरण किया जाता है। जैसे इसमें आप कह सकते हो लेड ले लो, ठीक है, इसमें ले लो आप पीबी आ गया आपके पास, लेड, बिस्मथ ले लो, ठीक है। इस प्रकार की धातु इसमें आ सकती है, ठीक है, पीबी आ गई, बिस्मथ आ गई, इस प्रकार की धातुओं को हम करते हैं। होता क्या इसमें, देखो, इसमें एक नत तल वाली भट्टी होती है, डलवे लोहे की बनी, या आप यूं कह दो एक नत तल वाली भट्टी होती है ऐसी, यूं, और इस नत तल में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पोरस होंगे, छेद होंगे, यहां धातु होती है, और यहां होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का अक्रिय वातावरण, यहां होता है अक्रिय वातावरण, अक्रिय वातावरण। गर्म होती है भट्टी, अशुद्ध धातु को इस पर फिसलाते हैं, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु को तिसल पट्टी है एक तरह से, और तिसल पट्टी पर तिसलेगी धातु, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध धातु जैसे इस पर फिसलती है, इन गड्ढों में रुक जाती है। गड्ढों से बाहर कौन आएगा, जो पहले गलित हो जाएगा, जिसका गलनांक कम है, तो वो धातु का गलनांक कम इधर आ जाएगा, फिर निकलेगा, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, आपकी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर प्राप्त होगी शुद्ध धातु, और इस विधि को आप क्या बोलते हो, द्रवीकरण बोलते हो, ठीक है। तो किन किन धातुओं का, पीबी, बिस्मथ का, लेड का भी कर सकते हो हम, बिस्मथ हो गया, लेड हो गया, पीबी हो गया, इन धातुओं का इससे किया जाता है। नेक्स्ट, दंड विडोलन। दंड विडोलन तो एक विशेष विधि आपको बता दूं कॉपर के लिए, कॉपर के धातुक्रम में इसको पढ़ेंगे। होता क्या है, अशुद्ध धातु को आप ले लेते हैं, अशुद्ध धातु को लेकर, ठीक है, उसको आप द्रवित करते हैं या उसका जलीय विलयन लेते हैं, और उसमें ताजा लकड़ी का टुकड़ा, हरा डंठल डाल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं, हिला देते हैं, रोटेट करते हैं, हिला देते हैं। हिलाने से क्या होगी, शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं कॉपर के धातुक्रम में इसको, पुलिंग को या दंड विडोलन को विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रख लो, ये कॉपर के लिए प्रयुक्त की जाती है, और कॉपर के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो कॉपर का जलीय विलयन लेकर, अशुद्ध धातु जलीय विलयन लेकर हरे लकड़ी के टुकड़े को उसमें डालते हैं, हरे लकड़ी के टुकड़े से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है,
और जो आपके पास जनरली इसमें जो अशुद्धि होती है सल्फर की, SO2 के रूप में बाहर चली जाती है। और जो तांबा प्राप्त होता है वो कैसा होता है? फफोलेदार तांबा, जो लगभग 97 से 98% तक शुद्ध होता है, और इसको आप क्या बोलते हो? दंड विडोलन कहते हो। तो ये हो गया आपका आशवन, ये हो गया आपका द्रवीकरण, ये हो गया आपका दंड विडोलन। अब बात करते हैं क्या चौथा जो है आपका वो है वैद्युत अपघटनी शोधन। वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन। पिछले लेक्चर में हमने आपको कहा था, हमने स्टडी किया था विद्युत अपघटनी अपचयन। मैंने कहा था शोधन में इस बात को पूरी तरह से पढ़ाएंगे। आज देख लीजिए, यह भी कॉपर का है, हमारे कोर्स में कॉपर के लिए दे रखा है। तो आप देखो कॉपर के लिए क्या क्या होगा। तो जब भी विद्युत अपघटनी शोधन होगा, ठीक है, 2-3 चीजें आपको काम में लेनी है। एक तो ध्यान रखना हमेशा एनोड होगा जहां पर अशुद्धि इकट्ठी होगी। एक हमेशा ध्यान रखना आप कैथोड होगा। और जब भी विद्युत अपघटन नाम आता है दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि उसमें विद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि विद्युत अपघटन जलीय या गलित अवस्था में ही संभव है। और जलीय और गलित अवस्था के लिए आपको क्या चाहिए? विलायक की आवश्यकता होती है, जिसको हम विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो इसमें आपका काम आने वाला है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। चलो अब करते क्या है, तो देखो सबसे पहले इसमें एक पात्र ले लेते हैं। अब मुझे आपके कोर्स में कॉपर है तो कॉपर के लिए ही बता दूं मैं। कॉपर के धातुक्रम के लिए जो विद्युत अपघट्य काम में आता है वो आता है H2SO4 तनु प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ में तनु H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो कैथोड है वो बना होगा शुद्ध धातु का या शुद्ध कॉपर का, शुद्ध कॉपर का। एनोड बना होगा वो किसका होगा? अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ होती है, मोटी छड़, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ आप प्रयुक्त करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या करना है। एक तो ले लिया आपने एनोड, एक ले लिया आपने कैथोड, इसको आपने वायर से जोड़ दिया। विद्युत अपघटन करा रहे हो तो साथ में बैटरी से भी जोड़ दो, ये बैटरी का प्लस बैटरी का माइनस। आपने इसमें क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य डाल दिया। ये लो साहब, ये विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या डाला? कॉपर सल्फेट का तनु विलयन, तनु विलयन मतलब तनु H2SO4 युक्त विलयन, ये वाली चीज आपने डाल दी। अब होगा क्या दोस्तों? विद्युत अपघटन से कॉपर सल्फेट टूटेगा, जहां पर शुद्ध कॉपर। अब होगा क्या यहां पर देखो ध्यान से, सेल जब पढ़ते हो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब सेल पढ़ेंगे तो सेल में आप लॉन ले लोगे। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, लॉन मतलब एनोड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, सेलों में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, तो विद्युत अपघटन में उल्टा होता है, मतलब एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये जो आपके प्लस से छड़ जुड़ी हुई है ये क्या हो गई मित्रों? एनोड हो गई। और जो माइनस से जुड़ी हुई है वो क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो शुद्ध धातु तो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? शुद्ध धातु तो कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी। और अशुद्धियां कहाँ जमा होगी? एनोड के जस्ट नीचे यहाँ बोल के रूप में एकत्रित होगी, यहाँ पर बोल के रूप में एकत्रित होगी। और इसी को बोलते हैं एनोड पंख। इसी को क्या बोलते हैं आप? एनोड पंख, एनोड मड। दोनों नाम ध्यान रखो, हिंदी इंग्लिश में एनोड मड कहा जाता है इसको। ठीक है, राजस्थान बोर्ड सवाल पूछ चुका है, एनोड मड किसे कहते हैं? तो आप कहोगे विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्धियां एनोड के नीचे बोल के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड मड कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी होगी? तो कॉपर के धातुक्रम में देखिए सोना और चांदी अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होंगे। तो कॉपर के धातुक्रम में सोना चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, उसके बाद टेल्यूरियम, उसके बाद SO2, सल्फर, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सभी अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। ये हमारे पास शुद्धिकरण की कितनी विधियां होगी दोस्तों? 4। एक बार इसको रिपीट करते हैं फिर अगली विधियां पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगली देखना आप, अगली विधि क्या है आपके पास। तो देखो शुद्धिकरण की विधियों में क्या क्या देखा आपने? शुद्धिकरण में आपने देखा आशवन सबसे पहले। तो आशवन किसका किया जाता है?
ऐसी धातुएं जिनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। कम क्वथनांक वाली धातुओं का क्या होगा आपके पास, आश्वन होता है। जैसे जिंक है, जैसे पारा है, ठीक है, जैसे कैडमियम है। नेक्स्ट द्रवीकरण, ऐसी धातुएं जिनका गलनांक कम होता है उनका क्या किया जाता है मित्रों, वो गलनांक से होती है। जैसे पीबी है, बिस्मथ है, इन सब का क्या करते हैं, इसमें एक नत तल वाली भट्टी पर अक्रिय CO के वातावरण में धातु को क्या करते हैं, नत तल पर फिसलते हैं और फिसलने से शुद्ध धातु नीचे की तरफ एकत्रित हो जाती है। यही कहलाता आपका द्रवीकरण। नेक्स्ट अगली विधि, दंड विडोलन कॉपर के लिए होता है, जिसमें कॉपर का गलित मिश्रण लेकर उसमें हरे लकड़ी के टुकड़े को हिलाते हैं, जिससे अशुद्धियां क्या हो जाती है आपके पास, ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने पढ़ा विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन में 3 बातों की जरूरत है, एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, विद्युत अपघट्य होना चाहिए। हमेशा शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठी होगी, अशुद्धियां हमेशा एनोड पर एकत्रित होती है। तो जैसे कॉपर के लिए मैं बात करूं तो आपने क्या कहा, कॉपर के धातुक्रम में अशुद्ध जो आपके पास क्या था, अशुद्ध कॉपर, उसका एनोड बना दिया, शुद्ध कॉपर का कैथोड बना दिया, और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को या कॉपर सल्फेट के तनु अष्टोसोफोर विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लेकर उसका वैद्युत अपघटन कराया। कराने से शुद्ध धातु तो किस पर प्राप्त हो गई आपको, कैथोड पर प्राप्त हो गई, और अशुद्धियां कहाँ कलेक्ट हुई, एनोड के नीचे बॉल के रूप में एकत्रित हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं हम, एनोड मड किसे कहते हैं। अगर बोर्ड में सवाल पूछा जाए एनोड मड किसे कहते हैं, इस पर कौन कौन सी धातुएं एकत्रित होती है समझाइए, तो आप कहोगे विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्धियां एनोड के नीचे वाली सतह पर बॉल के रूप में एकत्रित हो जाती है, और इसे हम एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं, जिस पर सोना, चांदी, सेलेनियम, प्लेटिनम, टेल्यूरियम, सल्फर की क्या होती है आपके पास, अशुद्धियां एकत्रित हो जाती है, तथा शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। इस विधि को आप क्या बोलते हो, वैद्युत अपघटनी शोधन। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट विधि को देखते हैं, जो इस साल भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी विधि, वाष्प परावस्था शोधन 5वीं। अगली ले रहे हम वाष्प परावस्था शोधन। वाष्प परावस्था शोधन, वेपर फेज मेथड। देखो वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट, कई बार बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है। इसमें भी 2 तरह की विधियां होती है दोस्तों। वाष्प परावस्था शोधन भी 2 प्रकार का, पहला होगा आपका मांड प्रक्रम और दूसरा होगा वान अर्कल प्रोसेस। नेक्स्ट, तो पहला हो गया आपका मांड विधि, पहला क्या हो गया, मांड विधि, और दूसरा हो गया आपके पास वान अर्कल विधि, वान अर्केल या वान अर्केल विधि। इसी को बोल सकते हैं पूरा नाम वान अर्कल डी बोर प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले मांड प्रक्रम, कई बार बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका। अब इसमें होता क्या है पहले वो देखो। तो इस परावस्था, ये जो परावस्था शोधन है, इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसमें से क्या करना आपको, अशुद्ध धातु को ले लेना है। पहले सिद्धांत क्या है, सबसे पहले आपने अशुद्ध धातु को लिया, अशुद्ध धातु को लिया, अशुद्ध धातु को किसी एक यौगिक के साथ या किसी एक मध्यवर्ती के साथ क्रिया कराकर, कोई एक मध्यवर्ती ले लिया आपने, मध्यवर्ती, ठीक है, लेकर उसका आपने संकुल प्राप्त किया कम ताप पर। किस पर, कम ताप पर, कम ताप पर संकुल प्राप्त किया। अब इस संकुल को उच्च ताप पर गर्म किया। उच्च ताप पर गर्म करने से क्या होगा, संकुल टूटेगा। संकुल जैसे ही टूटेगा तो उसमें से वाष्प बनेगी और अशुद्धियों की वाष्प पहले बनेगी। तो यहां पर उच्च ताप पर संकुल टूट जाएगा, जिससे अशुद्धियां क्या होगी, विसर्जित हो जाएगी, अशुद्धि बाहर चली जाएगी, अशुद्धि बाहर चली जाएगी। और यही विधि आपके पास क्या कहलाती है, वाष्प परावस्था शोधन कहलाती है। तो सिद्धांत पूछा जाए वाष्प परावस्था का सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे किसी धातु को लिगेंड के साथ या मध्यवर्ती के साथ उसका संकुल बनाया जाता है, कम ताप पर संकुल बनाया जाता है, उसी संकुल को उच्च ताप पर वाष्पित करते हैं, जिससे अशुद्धियां वाष्पित होकर बाहर चली जाती है और शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उपयुक्त विधि वाष्प परावस्था शोधन कहलाती है। ये तो इसका सिद्धांत था।
अब बात करते हैं कमांड प्रक्रम और वान अर्कल में क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मांड प्रक्रम में निकिल धातु प्रयुक्त की जाती है। तो निकिल को आपने अशुद्ध निकिल ले ली, अशुद्ध निकिल, जिसका संकुल आपने प्राप्त किया CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पर CO यहाँ पर ले लिया आपने, तो इसका एक संकुल बनेगा आपका NiCO4। यह आपका संकुल प्राप्त हो गया संकुल। इस संकुल को उच्च ताप पर आपने गर्म किया तो क्या बनी आपकी निकिल प्लस 4CO प्राप्त हो गया। यह धातु हो गई आपकी शुद्ध, ठीक है। होता क्या है, यहां पर ताप होता है 330 से 350 केल्विन, यहां होता है 450 से 470 केल्विन। तो देखो, कम ताप पर अशुद्ध निकिल को CO के साथ मिलाकर संकुल प्राप्त किया। उप सहसंयोजक यौगिक में पाठ संख्या 9, वहां आप इसको प्रॉपर्ली अध्ययन करेंगे। हो सकता है क्लासेस जारी रही तो वही चैप्टर अगला ले लेंगे कि संकुल प्राप्त करने की शर्त क्या होती है। हमेशा लिगेंड जो होता है अपना लोन पेयर किसको देता है दोस्तों, केंद्रीय धातु को देता है। यह अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु को देगा। अशुद्धियां कहां होती है, डी ब्लॉक की खास बात क्या है, डी ब्लॉक की खास बात यह है कि उसमें रिक्त डी कक्षक होते हैं और उस रिक्त डी कक्षक में अशुद्धियां सिमटी हुई होती है। तो जैसे ही यह आपका संकुल है, यह आपका लिगेंड है, यह लिगेंड केंद्रीय धातु को अपना लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देने से क्या होगा, यह लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, डी कक्षक में चला गया। जगह थी, खाली जगह थी, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेकर संकुल बना लिया कम ताप पर। जैसे ही ताप बढ़ाया, हुआ क्या, यह संकुल गर्म हुआ। संकुल के गर्म होने से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, तो अशुद्धियां भी तो क्या होगी, गर्म होगी। और अशुद्धियां गर्म होकर क्या होगी आपके पास, ये जो आपके पास क्या थे, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स थे। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ अशुद्धियां वाष्पित होकर कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी और आपको क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। सीधा सीधा मांड प्रक्रम राजस्थान बोर्ड कई बार पूछ चुका है, मांड प्रक्रम को समझाइए। तो आप कहोगे अशुद्ध निकिल को 350 केल्विन पर 4CO के साथ रिएक्शन कराकर NiCO4, ठीक है। तो नाम इसका नामकरण में पढ़ेंगे, लेकिन यहां नाम बता देता हूं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ऑक्सीजन अवस्था 0 है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल प्राप्त होता है, जिसको 450 केल्विन पर गर्म करने पर अशुद्धियां किसके रूप में, वाष्पित होकर बाहर चली जाती है। तभी तो नाम है वाष्प परावस्था शोधन, वाष्पित होकर बाहर चली जाती है और आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ऐसी वान अर्कल विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है, टाइजर बाई, याद कर लो, टाइजर बाई, टाइटेनियम, जर्कोनियम और बिस्मथ के लिए, ठीक है। और इसका जो संकुल प्राप्त होगा वो हेलोजन से प्राप्त होगा। हेलोजन से आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, जैसे आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ, इनके साथ। वान अर्कल विधि भी इसी प्रकार का एक प्रक्रम है। जैसे देखो, मैं जर्कोनियम की बात करता हूं। जर्कोनियम को आयोडीन 2I2 के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराकर क्या प्राप्त किया, ZrI4 प्राप्त कर लिया, संकुल प्राप्त कर लिया जर्कोनियम का। जब उच्च ताप पर गर्म किया तो Zr प्लस वापस क्या प्राप्त होगी आपको, 2I2। बस फर्क रहा, यहाँ जो जर्कोनियम था वो कैसा था मित्रों, शुद्ध था, और यहाँ पर जो जर्कोनियम था वो कैसा था, अशुद्ध था। ताप यहाँ हमेशा कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ रहेगा लगभग 870 केल्विन के लगभग, और यहाँ रहेगा आपके पास 1800 से 1900 केल्विन तक उच्च ताप पर। कम ताप पर संकुल प्राप्त होता है, उच्च ताप पर संकुल को जब गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेशित हुए थे वो वाष्पित होकर बाहर जाते हैं, तो अशुद्धियों को भी कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। और यही प्रक्रम क्या कहलाता है आपके पास, मांड प्रक्रम कहलाता है। ऐसे ही टाइटेनियम की बात कर लो आप, टाइटेनियम की बात करते हैं हम, तो वो जैसे क्लोरीन के साथ ले लो या आयोडीन के साथ ले लो, 2Cl2 के साथ ले लिया तो बन गया TiCl4। जैसे उच्च ताप पर गर्म किया, वापस T प्लस 2Cl2 प्राप्त हो गया। यहाँ लगभग 500 से 600 केल्विन, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1700 से 1800 केल्विन तक। यह आपके पास है वाष्प परावस्था शोधन, जो इसकी कौन सी विधि थी, अगली विधि थी। तो बताइए, वाष्प परावस्था शोधन का सिद्धांत क्या है, अशुद्ध धातु को हम गर्म करते हैं, और जैसे ही आप अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, यहाँ से अशुद्ध धातु को मध्यवर्ती के साथ या लिगेंड के साथ गर्म करते हैं तो संकुल प्राप्त होता है। उच्च ताप पर उसको गर्म करने से अशुद्धि बाहर चली जाती है और आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यही क्या कहलाती है आपके पास, वाष्प परावस्था शोधन कहलाती है। अगली विधि लेते हैं हम, नेक्स्ट छठी विधि, मंडल परिष्करण या क्षेत्रीय परिष्करण या जॉन प्रक्रम, वो भी मोस्ट है। देखो, राजस्थान बोर्ड 2019, 2020 या 2021 में जो सवाल बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। कहाँ से, या तो पूछ सकता आपको मांड विधि, या पूछ सकता वान अर्कल, या नेक्स्ट अगली आ रही है आपके पास छठी विधि,
मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण, इसी का नाम है जॉन प्रक्रम, जॉन प्रक्रम, ठीक है। और इसी का नाम है क्षेत्रीय परिष्करण, शुद्ध हिंदी में क्षेत्रीय परिष्करण, क्षेत्रीय परिष्करण, ये इस विधि का नाम है। मंडल परिष्करण, जॉन प्रक्रम या क्षेत्रीय परिष्करण, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे शुद्धतम धातु प्राप्त करने की विधि। पहली बात तो यही सवाल इसका, ठीक है। तो क्या होगा, शुद्धतम धातु प्राप्त करने की विधि है ये, शुद्धतम धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है आपके पास, मंडल परिष्करण कहलाती है या जॉन प्रक्रम कहलाती है। अगली बात, शुद्धतम धातु प्राप्त होगी कौन सी, अर्धचालक धातुएं, अर्धचालक, जैसे अर्धचालक कौन कौन से, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसी धातुओं को प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है आपके पास, मंडल परिष्करण कहलाती है। एक बात और इसमें, इस विधि का सिद्धांत क्या है दोस्तों, यहां से पूछ सकता है इस विधि का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत सुनना भाई ध्यान से। सिद्धांत है, पहले धातु को अपन गर्म कर लेते हैं, अशुद्ध धातु को, क्योंकि शुद्ध करना हमें, अशुद्ध धातु को गर्म करके और उसको पिघली अवस्था में ठंडा करते हैं। पिघली अवस्था में आप कूल करते हैं, पिघली अवस्था में उसको क्या करते हैं आप, ठंडा करते हैं। जैसे ही पिघली अवस्था में आप ठंडा करोगे तो जो धातु है, शुद्ध धातु, वो पहले क्रिस्टलीकृत होगी। शुद्ध धातु क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलीकृत मतलब क्रिस्टल के रूप में कलेक्ट हो जाएगी। और जो अशुद्धियां हैं वो गलित क्षेत्र में एकत्रित होगी, गलित क्षेत्र में एकत्रित हो जाएगी। ये इस विधि का सिद्धांत है। पूछा जाए जॉन प्रक्रम, क्षेत्रीय परिष्करण या मंडल परिष्करण का सिद्धांत लिखिए, तो आप कहोगे धातु को पिघली अवस्था में ठंडा करने पर, धातु को पिघली अवस्था में ठंडा करने पर शुद्ध धातु पहले क्रिस्टलीकृत होती है तथा अशुद्धियां गलित क्षेत्र में एकत्रित हो जाती है। यही इस प्रक्रम का सिद्धांत है। इससे सबसे शुद्धतम धातु प्राप्त होती है। यह अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम के शुद्धिकरण हेतु प्रयुक्त होती है। करते क्या है इस विधि में, तो देखो एक वर्ताकार तापक होगा आपके पास, ऐसा ऐसा, यह आपका वर्ताकार तापक हो गया, वर्ताकार तापक, वर्ताकार तापक या तापक तंतु बोल दो। अशुद्ध धातु की छड़ आपको ले लेनी है, ये अशुद्ध धातु की छड़ होगी भाई, अशुद्ध धातु की छड़, अशुद्ध धातु की छड़। और इस अशुद्ध धातु की छड़ को वर्ताकार तापक, जहां आपको हीट होगी, यहां से गर्म होगा ये, ठीक है, इनसाइड से, यहां पर इसको डाल देना है। डालने से क्या होगा, धातु, ये तापक तंतु इसको क्या करेगा, ताप देगा। ताप देने से इसमें जैसे ये ठंडी होगी फिर, ठीक है, तो होने पर इसमें तीन अलग अलग क्षेत्र बन जाएंगे। एक क्षेत्र में यहां पर सपोज कर लेते हैं कि एक क्षेत्र ये बन गया जहां शुद्ध धातु प्राप्त होगी, तो ये बन गया क्रिस्टलीय क्षेत्र, ये बन गया आपका क्रिस्टलीय क्षेत्र, क्रिस्टलीय क्षेत्र, जहां पर क्या मिलेगी आपको, शुद्ध धातु प्राप्त होगी, शुद्ध धातु। नेक्स्ट, ये इसकी परिसीमा होगी, बाउंड्री, और यहां पर क्या होगा, गलित रूप में अशुद्धियां एकत्रित होगी, तो ये हो गया आपका गलित क्षेत्र, गलित क्षेत्र, जहां पर क्या इकट्ठियां होने वाली है, अशुद्धियां एकत्रित होने वाली, अशुद्धि। अब देखो दोस्तों, ये अशुद्धियां इकट्ठी कैसे होगी भाई, धीरे धीरे जैसे ही अयस्क ठंडा हो रहा है, या यूं कह दो अशुद्ध अयस्क का जो ठंडा हो रहा है, तो अशुद्धियां यहाँ एकत्रित होकर यहाँ जम जाएगी और यहाँ इस फॉर्म में ऐसे एकत्रित हो जाएगी, ऐसे ऐसे लग जाएगी, ऐसे यूं ऐसा लग जाएगी। ऐसे मान लो ये अशुद्धियां लग गई, ऐसे देखो ऐसे, तो इनको क्या कर देते हैं हम, ऐसे खट से उखाड़ के और कट ऐसे उखाड़ देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से इसको कट करते हैं, अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। यह कहलाती है आपके पास मंडल परिष्करण। दोबारा से सुन लीजिए, हमने शुद्धिकरण की 6 विधियां पढ़ चुके हैं आज। सबसे पहले आसवन पढ़ी थी, जिसका क्वथनांक कम हो। उसके बाद द्रवीकरण पढ़ी थी, जिनका गलनांक कम हो। उसके बाद पुलिंग पढ़ी थी आपने, दंड विडोलन, कॉपर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा था
विद्युत अपघटनी शोधन, उसके बाद आपने वाष्प प्रावस्था शोधन जिसमें 2 विधियां, निकिल के लिए क्या था मांड प्रक्रम और टाइटेनियम जर्कोनियम बिस्मथ टाइजर बाई के लिए क्या पढ़ा था आपने वान अर्कल डीबोर प्रक्रम। अब पढ़ रहे हैं आप मंडल परिष्करण, जॉन प्रक्रम या क्षेत्र परिकरण। देखो अलग अलग क्षेत्र बन गए, क्रिस्टलीय क्षेत्र बन गया, अक्रिस्टलीय क्षेत्र या गलित क्षेत्र बन गया और परिसीमा बन गई। अलग अलग क्षेत्र बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, क्षेत्रीय परिष्करण पड़ा है। ठीक है, इसमें शुद्धतम धातु प्राप्त होती है, अर्धचालकों के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम। सिद्धांत क्या है, पिघली अवस्था में शुद्ध करते हैं जिससे शुद्ध धातु पहले क्रिस्टलीकृत हो जाती है, यही इसका सिद्धांत है, और अशुद्धियां गलित क्षेत्र में रह जाती है। होता क्या है, एक वर्ताकार तापक या भट्टी होती है जिसमें अशुद्ध धातु की छड़ को अंदर दे दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से अशुद्धियां तो गलित क्षेत्र में एकत्रित हो जाती है और शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, यही मंडल परिष्करण है। बची हुई शुद्धिकरण की विधियां और विशेष धातुक्रम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर रहें, अच्छे से पढ़ें। नमस्कार।